नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विष्णु प्रभाकर की एकांकी और वह जा ना सकी। ये एकांकी 1951 में लिखा गया और ये इनकी कहानी गृहस्थी का एकांकी में रूपांतरण है। यानी विष्णु प्रभाकर की कहानी है गृहस्थी, आप ये ध्यान में रख सकते हैं। कई बार जीके के या जो जनरल नॉलेज के पेपर रहते हैं उसमें भी हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो उसमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि विष्णु प्रभाकर की गृहस्थी कहानी का एकांकी में जो रूपांतरण है वो कौन सी कहानी है या वो कौन सी एकांकी है। दोनों ही प्रश्नों को आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। तो इनकी कहानी थी गृहस्थी, जिनका एकांकी में रूपांतरण किया गया है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। ये एकांकी उनके 12 एकांकी नामक एकांकी संग्रह में प्रकाशित हुई है। तो कौन से एकांकी इस संग्रह में प्रकाशित हुई है? 12 एकांकी। यानी इसमें कितनी एकांकियां हैं? 12 एकांकियां हैं, जिसमें से एक एकांकी है और वह जा ना सकी। इस एकांकी की कथा वस्तु की अगर बात करें तो रोचक है, द्वंद्व की मनोभूमि पर आधारित है। एक पारिवारिक एकांकी है। परिवार के माध्यम से एकांकीकार ने जीवन और समाज के महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर करने का प्रयत्न यहाँ पर किया है। अगर यहाँ पर देखें तो किस प्रकार एक गृहस्थी में एक औरत की क्या स्थिति है या उसकी क्या भूमिका है, उसको इस एकांकी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। 3 भागों में विभाजित है ये। कथानक की सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका भाग है वो आरंभ है, दूसरे भाग विकास और तीसरा भाग अंत। और इन 3 भागों, क्योंकि एकांकी को समझने के लिए हमें इन 3 भागों पर विचार करना पड़ता है, तो कथानक को सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में विभक्त करके इसको हम समझ सकते हैं। यानी 3 भागों में बांटकर हम इसके कथानक को देखेंगे। तो आइए पात्रों के माध्यम से इस एकांकी के कथानक को समझने का प्रयास करते हैं। इस एकांकी में जो प्रमुख पात्र है वो है शैलेंद्र, एक प्रसिद्ध लेखक है। शैलेंद्र की पत्नी है शारदा। शरत इन दोनों का बेटा है। शशि एक पड़ोसिन है। श्रीधर परिवार का एक मित्र है। सखी शारदा की सखी है, सहेली है। शीला शैलेंद्र की एक प्रशंसक, एक महिला, एक अन्य मित्र। तो ये सब कौन है? एकांकी के पात्र हैं और इन्हीं के माध्यम से हम इसको जानने का, इसके कथानक को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आरंभ की बात करें, यानी एकांकी की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका आरंभ कहाँ से होता है। और वह जा ना सकी, आप ये नाम ज़रूर ध्यान में रखें। एकांकी का आरंभ घर के एक कमरे से होता है। घर के सभी सदस्य एकांकी के आरंभ से ही सामने आ जाते हैं। कौन कौन? शैलेंद्र, शारदा और शरद, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये पहले ही दृश्य में सामने आ जाते हैं। यहाँ पर एकांकी के आरंभ में मंच पर शैलेंद्र लेटा हुआ है, किताब पढ़ने में व्यस्त दिखाई देता है कि अचानक उसकी पत्नी और बेटा बाहर से घर के भीतर प्रवेश करते हैं। घटनाक्रम भी बिना क्षण गंवाए घटित हो जाता है। एक सूचना के साथ घर में हलचल सी मच जाती है और ये सूचना कौन देता है? बच्चा, जो शरत है। शरत कौन है? इन दोनों का बेटा है। वो एक सूचना देता है और उस सूचना से क्या होता है कि वहाँ पर हलचल सी मच जाती है। अब सूचना क्या है कि वो अपने पिता को कहता है कि पिताजी, डॉक्टर ने कहा है कि अम्मा की उंगली कटेगी। बच्चे की बात सुने बिना ही उसकी माँ शारदा घर के भीतर कहीं चली जाती है और पिता शैलेंद्र तख्त पर चढ़े बच्चे को नीचे उतारने में लग जाता है। जल्दी पता चलता है कि उंगली में फुंसी हो जाने की वजह से डॉक्टर ने फुंसी की सफाई की बात कही है और बच्चा समझ रहा है कि उंगली कटेगी, यानी फुंसी को चीरा लगेगा, काटकर उसकी सफाई की जाएगी। पिता बेटे को बाहर भेजकर फिर पढ़ने लगता है। पत्नी शैलेंद्र के लिए दूध लाते हुए शिकायत करती है कि घर में आटा समाप्त हो गया है। शारदा यहाँ पर मुख्य नायिका के रूप में है, आप ये ध्यान में रखें। वो अपने पति शैलेंद्र से कहते हैं कि घर में आटा खत्म हो चुका है और वह चाहती है कि पति अभी जाए और आटे की व्यवस्था करे। धीरे धीरे घर की वास्तविक स्थिति सामने आने लगती है। इस घर का पुरुष वास्तव में ज्ञानी और सुचिंतित व्यक्ति है, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध लेखक है। उसके पास ज्ञान भी है, लेखन कला भी है, जिसका बाहरी समाज में बहुत ही मान सम्मान है। प्रतिदिन अनेक लोग उनसे सलाह और मशवरा लेने और संवाद के लिए इनके घर आते रहते हैं।
इस घर का अगर देखें तो अतिथियों का आगमन या अतिथियों का स्वागत का जो दायित्व है वो किस पर है? शारदा पर है। यही उसकी दिनचर्या भी है कि अतिथि उसके घर आते हैं, वो उनके भोजन की व्यवस्था करती है और यही उसकी दिनचर्या पकाना और परोसना। अब यहाँ पर शारदा के लिए मुश्किल क्या है कि जो लेखक है उसकी अगर कोई कहानी या कुछ उसका लेख प्रकाशित हो जाए तो कुछ आमदनी हो जाती है। उतनी कम आमदनी में शारदा के लिए घर की व्यवस्था करना, रसोई को चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो लेखक है वो उसकी जो आय है वो बहुत सीमित है, जिससे घर का गुजारा चलाना शारदा के लिए मुश्किल हो जाता है। इससे शारदा का जो स्वभाव है वो खिन्न और चिड़चिड़ा और असंतुष्ट स्वभाव वाली हो जाती है। प्रतिदिन मेहमानों का आना उनके दायित्व और दुख में ज़्यादा वृद्धि करता जाता है। उसकी झुंझलाती मुद्रा पति से प्रश्न करती है। मैं पूछती हूँ कि आप अपनी काहिल और निकम्मेपन की बातों को पीछे क्यों नहीं छुपाते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? यदि ऐसे ही जीवन बिताना था तो शादी क्यों की? क्यों इस शहर में आकर बसे? कहीं जंगल में जाकर रहते। कान खोलकर सुन लो, मैं अब इस तरह आपका घर नहीं चला सकती। और ये शारदा के जीवन की बड़ी ही दुविधाग्रस्त स्थिति है कि वो अपने पति का घर चलाने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास उसके लिए साधन नहीं है, उसके पास उसके लिए धन नहीं है। जो शारदा का लेखक पति शैलेंद्र है वो उसकी ऐसी तानों का आदी हो गया है, ऐसी शिकायतों का आदी हो गया है। वह उसे आने वाले 5 अतिथियों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। शारदा की बात को अनसुना करके वो कहता है कि 5 अतिथि घर में आ रहे हैं और तुम उनके लिए भोजन बनाओ। लेकिन यहाँ पर अभाव और सत्कार की चिंता के बीच जूझती शारदा को बालक शरद सहारा देने का प्रयास करता है। यहाँ पर जो शरद है वो एक अच्छे बेटे की भूमिका में है। जब उसकी माँ की उंगली की बात चलती है तो वो उसकी चिंता व्यक्त करता है और यहाँ पर भी वो उसका सहारा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक संवेदनशील बालक है। माँ के दायित्व में हाथ बटाने का प्रयास करता है। अतिथियों के खाने की चिंता के कारण शारदा बेटे को पड़ोस में रहने वाली अपनी सखी के घर आटा लेने के लिए भेजती है, लेकिन जो शरद है वो खाली हाथ वापस लौट आता है। पड़ोसन उसे हर तीसरे दिन मांगने आने का ताना देती है। शारदा का तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 5 लोगों का खाना बनाना और घर में आटा बिल्कुल भी नहीं है। एक और पति का निकम्मापन और दूसरी ओर घर में आने वाले अतिथि, तीसरी ओर आटा भी नहीं मिल रहा। इससे उसके मन में खींच का भाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सब के बीच घिरी शारदा स्वाभिमान की आग में इस तरह चौतरफा आक्रमण से जूझती है। ये उसके व्यक्तित्व की अगर देखें तो उसकी विशेषताओं में कि वो क्यों ऐसी चिड़चिड़ी हो गई है। देखिए कितना दबाव और कितना उसके भीतर उसके मन में कितनी खींच है कि एक तरफ मेहमान आएंगे, दूसरी तरफ आटा नहीं है, तीसरी तरफ शैलेंद्र उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, चौथा आटा मांगने जिस घर में गए थे वहाँ से आटा भी उसके लिए नहीं दिया गया यहाँ पर। लेकिन इसमें अगर देखें तो अपनी सेवा भाव में वो कहीं भी कमी आने को नहीं दर्शाती, क्योंकि उसे उन 5 लोगों के सामने भोजन बनाकर परोसने का मतलब क्या है? अपने परिवार की इज्जत बचाना। और ये शारदा के व्यक्तित्व में है कि वो कहीं दूसरों को ये पता ना चल जाए कि उनके घर में कोई अभाव है। इसके बाद ये पहला जो भाग है आरंभ का भाग है। इसके बाद दूसरा भाग होता है जहाँ पर कथानक विकास की ओर बढ़ता है, यानी जहाँ पर इस कथानक का विकास होता है। एक और घर में आए अतिथियों के लिए खाद्य सामग्री का अभाव और समूची व्यवस्था करना, दूसरी ओर अधिकार पूर्ण पड़ोसन सखी से मदद के लिए भेजे गए बेटे का खाली हाथ अपमानित होकर लौट आना। तो शारदा की मनोस्थिति यहाँ पर बहुत ही आहत है। यहाँ पर एकांकी का जब विकास क्रम होता है तो आने वाली घटनाओं के बीच में खड़ा होता है तब शारदा की पड़ोसन शशि का आगमन होता है। यानी उस समय शशि उसके घर में आती है। कहाँ, किस समय में? जब इस कथानक का विकास चल रहा है उस समय शशि आ जाती है। शारदा और शशि आपस में बातें करती है। वह मदद के लिए आटा लेकर आती है, पर शारदा से उसके जो संवाद है उससे उन दोनों के रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। शारदा और शशि के बीच घटित संवाद एकांकी के द्वंद्व को गहराता है। यहाँ तनाव की स्थिति अपने चरम पर पहुँचने लगती है। शारदा
अपनी पड़ोसन शशि द्वारा पति के अपमान का प्रतिकार करती है, विरोध करती है, क्योंकि जो शशि है वो उसके पति को निकम्मा कहती है, उसके पति को निठल्ला कहती है, जिससे कि शारदा को लगता है कि शशि मेरे पति का अपमान कर रही है और वो उसकी बातों का विरोध करती है। समय पर की गई शशि की मदद के बाद ली गई वस्तुएं उसे वापस लौटाने की बात भी शारदा स्वाभिमान से कहती है। वो कहती है कि तुमने मुझे जो वस्तुएं दी है वो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी जब समय आएगा। लेकिन स्वयं पति को निकम्मा कह लेती है, लेकिन शशि जब उसे निकम्मा कहती है तो वो कहती है बस बस सखी, बस बस शशि, रहने दो, उन तक न जा, उन्हें तू खिला रही है क्या, कि क्या तू उन्हें खिला रही है। एकांकी के इस भाग में अगर देखें तो शारदा और शशि में जो आत्मीय और सहयोग का संबंध या भरोसा है वो टूटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये इसकी पड़ोसन है शारदा की, और शारदा की और शशि की अच्छी बनती है। लेकिन यहाँ पर जब इसका विकास क्रम होता है तो दोनों के जो विचार हैं उनमें मतभेद हो जाता है। शारदा की जीवन स्थितियाँ ज़्यादा जटिल हो जाती है, उसके निजी जीवन की खींच सार्वजनिक रूप से सामने आ जाती है, लेकिन वो अपना दायित्व नहीं भूलती। दायित्व क्या है? 5 लोगों का खाना बनाना है अभी उसे। शारदा अतिथियों के कोलाहल में कुछ समय के लिए खो जाती है और उधर शशि आटा रखकर अपने घर लौट जाती है। दुखी मन से दायित्वों को अकेले संभालती शारदा के लिए पति का आदेश आता है कि 5 लोगों का खाना बनाकर बैठक में भिजवाए। एक तरफ से मुसीबत से घिरी शारदा का धैर्य टूट जाता है। वह अपने अस्तित्व को खोजने की पहल करती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की बात सोचते हुए वह आज किसी फैसले पर पहुंचने की व्यग्रता से भर जाती है कि इस तरह से मेरा घर नहीं चल सकता, मुझे कोई न कोई निर्णय जरूर लेना पड़ेगा। विकास क्रम में शारदा के निर्णय को और अधिक दृढ़ करने के लिए जिसका आगमन होता है वो यहाँ पर है श्रीधर। ये पारिवारिक मित्र है। श्रीधर भी इस बात का पक्षधर है कि शारदा को इस घर से चले जाना चाहिए। वह उसे शारदा को समझाने का प्रयास करता है कि कुछ समय के लिए तुम इस घर से गायब हो जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जब अगर तुम इस घर में नहीं रहोगी तो जो शैलेंद्र है वो तुम्हारे महत्व को समझेगा और अपने दायित्व को भी पहचानेगा। तो ये एकांकी का मध्य भाग या विकास भाग है। यहाँ पर एकांकी चरम की ओर बढ़ती है और दर्शक या पाठक जो भी हैं वो सोचने लगते हैं कि क्या वास्तव में शारदा यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि श्रीधर भी यही चाहता है कि शारदा अगर यहाँ से चली जाएगी तब शैलेंद्र शायद शारदा के महत्व को या उसके श्रम को समझ पाएगा। तो श्रीधर शारदा को प्रोत्साहित करता है यहाँ से चले जाने के लिए और दर्शक या पाठक ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शारदा अब क्या निर्णय लेगी। एकांकी के अंतिम भाग की या अंत की अगर बात करें तो यहाँ पर चरम सीमा पर है एकांकी। यहाँ पर शारदा अपने वैवाहिक जीवन से कुंठित होकर उससे निकलने का फैसला ले लेती है, अपना सामान बांध लेती है, परंतु घर से निकलने से पूर्व वो पति से आकर मिलने वाली जो उसकी प्रशंसिका है शीला, जो उसके घर में आई हुई है, उन दोनों का संवाद छुपकर सुनती है। उसे लगता है कि शीला और शैलेंद्र दोनों के बीच में प्रेम का संबंध है, इसीलिए शैलेंद्र शारदा से दूर हो रहा है। दोनों की बातें सुनकर जो शारदा है उसके मन का जो संशय है वो मिट जाता है। शैलेंद्र शीला की निजी जिंदगी के निर्णयों के प्रति उदासीन रहता है। वह शैलेंद्र के पास आकर रहना चाहती है। इस पर शैलेंद्र घर को शारदा का घर बताता है। शैलेंद्र ये कहता है कि तुम इस घर में आकर रहना चाहती हो तो इसका निर्णय शारदा लेगी, क्योंकि ये घर मेरा नहीं, ये घर शारदा का है। और इस संदर्भ में सारे अधिकार शारदा के पास होने की बात वो किससे कहता है? शीला से कहता है। शीला रोती हुई चली जाती है। शारदा भी रोती है और अपने निर्णय को कार्य रूप नहीं दे पाती। निर्णय क्या था? घर को छोड़कर चले जाना। शैलेंद्र मनी ऑर्डर के लिए उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हम निकम्मों पर गुस्सा करके क्यों खून जलाया करती हो? हम क्या ठीक होंगे? निभा लो। शारदा भी हंसकर कहती है, हटो, क्या अंट-सट बोलते हो? बैठक में जाकर अपना काम करो। इस संवाद के पश्चात एकांकी समाप्त हो जाती है। अब अगर यहाँ पर देखें इस एकांकी के अंत को और उसके शीर्षक को कि और वह जा ना सकी, तो हम पहली दृष्टि में देखते हैं कि एकांकी सुखांत है, यानी नायक और नायिका दोनों का मिलन हो गया और दोनों सुख से अपने घर परिवार में रहने लगे। तो सबसे पहले तो हमें यही लगता है कि एकांकी सुखांत है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है कि एकांकी सुखांत है? क्योंकि यहाँ इस एकांकी में स्त्री
जीवन से जुड़े हुए कई प्रश्न सामने आते हैं कि किस प्रकार शारदा अपने जीवन में सहयोग और भावनात्मक संबंध उसे नहीं मिलता, लेकिन इसीलिए शायद वो इस वैवाहिक जीवन से चली जाना चाहती है। सहयोग और भावना किससे नहीं जुड़ पाती? शैलेंद्र से, क्योंकि शैलेंद्र प्रत्येक समय अपने ही कार्य में व्यस्त रहता है। लोगों से मिलने के लिए, उनका दुख दर्द जानने के लिए, उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए या उन्हें निर्णय देने के लिए शैलेंद्र हमेशा तत्पर है, लेकिन अपने ही घर में अपनी ही पत्नी के प्रति वो नीरसता का भाव व्यक्त करता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो शारदा है उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि वो घर में रहकर भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर भी उन परिस्थितियों का सामना करने में काफ़ी छटपटाहट का अनुभव करती है। और यहाँ पर उसकी जो रोज़मर्रा के जीवन में नोक झोंक है वो अगर देखें तो स्त्री और पुरुष के असमान अधिकार और जो कर्तव्य है उनके प्रति उपजा हुआ असंतोष का भाव भी है। नाटक के अंत में शारदा का घर से न जा पाना जैसे फिर से उसके जीवन में असहयोग, एकांकीपन, उपेक्षा के क्रम का नए सिरे से शुरू हो जाना है, जो उसके समूचे व्यक्तित्व को यांत्रिक बना देगा। यानी यंत्र की भांति वो कार्य करती है। कोई निर्णय अगर वो ले भी ले तो वो पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि शैलेंद्र उसके प्रति नीरसता का भाव रखता है। अब यहाँ पर अगर शैलेंद्र के व्यक्तित्व की बात करें, देखिए एकांकी का हमने आरंभ किया, आरंभ, विकास और अंत, लेकिन इनके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि शैलेंद्र का व्यक्तित्व कैसा है और शारदा का, क्योंकि दोनों ही मुख्य पात्र हैं। तो शैलेंद्र के व्यक्तित्व की अगर बात करें तो ये एकांकी में दूसरा प्रमुख पात्र कहा जा सकता है, क्योंकि पहली कौन है? वो शैलेंद्र की पत्नी शारदा है। शैलेंद्र एक प्रसिद्ध लेखक है, संवेदनशील है और अनेक रचनाओं के रचयिता है। शारदा के विवाह से पूर्व उनकी साहित्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा भी थी। साहित्य ही उनका जीवन है और आमदनी का जरिया भी यही है। यहाँ पर शैलेंद्र को दो रूप में दिखाया गया है, एक तो लेखक के रूप में और दूसरा गृहस्थ के रूप में। अब जो लेखक के रूप में शैलेंद्र है वो प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि प्राप्त उसको हुई है अपने लेखन के कारण, लेकिन जो गृहस्थ के रूप में लेखक है या जो शैलेंद्र है वो कोई एक अच्छा गृहस्थ नहीं कहा जा सकता, एक अच्छा पिता या एक अच्छा पति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अपने पारिवारिक जीवन के प्रति नीरसता का भाव रखता है। वो प्रत्येक समय अपने लेखन और अपने साहित्य के चिंतन में ही लगा रहता है। तो यहाँ पर जो शैलेंद्र है इसके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कुछ हम नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि वो एक संवेदनशील है, किसके प्रति? लेखन के प्रति, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति और अपने बच्चे के प्रति कोई विशेष भाव उसके मन में नहीं दिखाए गए हैं। दूसरा अगर बात करें शारदा के बारे में, सबसे प्रमुख पात्र यहाँ पर शारदा है और शारदा को ही आधार बनाकर इस कथानक को समेटा गया है। देखिए शारदा के व्यक्तित्व को भी हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो विवाह से पूर्व। विवाह से पूर्व शारदा कैसी है? आधुनिक विचारों से युक्त एक स्त्री है या एक नारी है, और अगर देखें तो वो साहित्य में उसकी विशेष रुचि है। वो ये मानती है या इस तरह की कल्पना करती है कि अगर एक साहित्यकार से उसका विवाह हो जाता है तो उसे बहुत आनंद आएगा, क्योंकि घर में कला पर अनेक चर्चाएं होगी, यात्राओं का वातावरण बना रहेगा, लेखन के द्वारा साहित्यकारों से जो है संबंध या तालमेल बढ़ेगा। और क्योंकि शारदा खुद साहित्य में रुचि लेती है तो उसे लगता है कि दोनों का अगर विवाह हो जाता है तो आने वाला समय दोनों के लिए सुखद होगा। लेकिन जो दूसरा रूप है वो उसके विपरीत है। यहाँ पर वह अधिकांश रूप से खिजी हुई, झुंझलाती हुई, कुंठित या घर के दायित्व में बंधी हुई निराश स्त्री के रूप में दिखाई देती है। ये कौन सा रूप है उसका? विवाह के बाद, जहाँ पहले वो खुश है या साहित्यकार से या रचनाकार से विवाह करके खुश है, विवाह करने की जब कल्पना करती है एक लड़की के रूप में, तब वो काफ़ी सुख का अनुभव करती है। लेकिन विवाह के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती है और यहाँ पर वो काफ़ी खिन्न नज़र आती है, अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट नज़र आती है। और इसके पीछे कारण क्या है कि पारिवारिक दायित्वों के प्रति पूर्णतः सचेत है, वो समर्पित भाव से वो उन्हें निभाती है। लेखक पति की व्यस्तता के चलते पत्नी के रूप में घर और बाहर के पूरे दायित्व किसको निभाने पड़ते हैं? शारदा को ही निभाने पड़ते हैं।
शैलेंद्र के पास प्रत्येक दिन अनेक लोग आ जाते हैं, मित्र आ जाते हैं, प्रशंसक आ जाते हैं। उनका भोजन बनाना या उनकी खातिरदारी करने का जो दायित्व है वो किस पर है? शारदा पर ही है। इसके साथ साथ शारदा एक अच्छी माँ भी है। शरद के प्रति जो दायित्व है वो पूर्ण रूप से निभाती है, बल्कि शरद के परवरिश पर भी उसे मन से बहुत संतुष्टि मिलती है कि उसने अपने पुत्र की परवरिश बहुत अच्छी की है, क्योंकि उसका पुत्र अन्य बच्चों से बहुत ही लायक है, जो उसकी मदद भी करता है, उसका ध्यान भी रखता है और उसकी चिंता भी करता है। शारदा यहाँ पर अभावों की शिकायत करते हुए भी घर को बचाए रखने का अनेक बार प्रयास करती है, क्योंकि हमने जो घटनाक्रम पढ़ा कि उसके घर में आटा नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करती है कि कहीं से मांग कर आटे का प्रबंध कर दिया जाए, जिससे कि घर में जो मेहमान आएंगे उनके लिए भोजन बनाया जा सके। पति के असहयोग के कारण जो शारदा है वो असंतुष्ट है, लेकिन यहाँ पर भी वो कहीं न कहीं अपने पति से प्रेम करती है और एक स्वाभिमानी स्त्री होने के नाते जब उसके घर शशि आकर शैलेंद्र के बारे में भला बुरा कहती है तो वो उसका विरोध भी करती है। एक समय ऐसा आता है जब शारदा शैलेंद्र से अलग होने का निर्णय ले लेती है, लेकिन तब भी वो घर में आए हुए मेहमानों की पूरी व्यवस्था करती है। श्रीधर उसका सहयोगी बनता है जब वो घर को छोड़कर जाने का निर्णय लेती है। तो यहाँ पर देखें तो ये बाहरी पक्ष है, लेकिन शारदा भीतरी तौर पर जीवन के आघातों को सहती है, दबाव को सहन करती है और फिर भी उस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। इसी के साथ ये जो एकांकी है वो समाप्त होती है कि शारदा अपना जीवन किस प्रकार से एक पितृसत्तात्मक जो समाज होता है उसमें, उस परिवार में कैसे वो अपना जीवन जीती है, उन्हीं जो परिवार की परिस्थितियां हैं उन्हीं में अपना जीवन किस प्रकार भावनात्मक और मानसिक रूप से पीड़ित होते हुए भी वहीं पर अपना रहने का निर्णय करती है। शारदा के व्यक्तित्व से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि किस प्रकार अभावों के कारण संभावना से भरी हुई एक स्त्री का जीवन जड़ता से भर जाता है। वो यथास्थिति में फंस जाती है और उसका जीवन यंत्रवत मशीन की तरह चलता रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि शारदा एक उपेक्षित पात्र है, अपने पति के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है, वो आहत है, स्वाभिमानी है, विवश है, आक्रोश है उसके मन में, द्वंद्व है उसके मन में, लेकिन फिर भी घर के प्रति जो उसके दायित्व हैं उसके प्रति वो पूर्णतः सचेत है। तो इस तरह से आप शारदा के व्यक्तित्व को भी बहुत अच्छे तरह से स्पष्ट कर सकते हैं अगर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर शैलेंद्र और शारदा के चरित्र चित्रण को भी मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया है, तो आप इसको पॉइंट बनाकर भी व्यक्त कर सकते हैं या पेपर में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।